हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। तो जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज हम लेके आए ओनरशिप रिव्यू महिंद्रा XUV 300 का। ये W6 वेरिएंट है AMT में। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गाड़ी के ओनर से बात कराता हूँ आपके सीधे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपकी कुछ क्वेरीज़ हो अगर तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर देने का। चलिए तो आपसे बात करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद आने के लिए। तो जैसे आपने बताया था ये आपकी पहली गाड़ी है। जी, मेरी पहली गाड़ी है। आपने गाड़ी चलाना भी इसी से सीखा है? जी बिल्कुल। तो ये बताओ, पहली गाड़ी आदमी मोस्टली देखता है यार थोड़ी छोटी हो, मैं इजीली मैनेज कर लूँ। पहली बार में XUV लेने का दिमाग हिसाब किताब कैसे बन गया? ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मेरी एज ऑलमोस्ट 37 है, राइट। और मैंने जैसे बताया कि मेरी पहली गाड़ी है, तो अब मैंने सोचा कि मैं जो गाड़ी लूँगा वो ऑलमोस्ट 10-12 साल तो चलेगी। तो उस हिसाब से सोच के मैंने सोचा कि फिर इसी गाड़ी में अपना जीवन निकल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उस हिसाब से हमने ऐसा सोचा कि अगले की 5 साल या 10 साल सोच के ही हमने वो गाड़ी ली है। आपने मतलब 10 साल रखने के प्लान से गाड़ी बिल्कुल लिए कि आप कम से कम इसको 10 साल चलाओगे? हाँ, 5 से 10 साल का हमने विजन सोच के ही ये गाड़ी रखी है। अच्छा, ये गाड़ी आप जब देख रहे थे कॉम्पैक्ट XUV, चलो मैं आपकी बात करता हूँ, XUV लेनी, बड़ी गाड़ी लेनी थी फैमिली के हिसाब से, है ना? तो आपने महिंद्रा XUV 300 ही देखी है, बाकी नेक्सॉन भी आती है, ब्रीजा भी है, क्योंकि आपने पेट्रोल में लिया है तो पेट्रोल में आपका ब्रीजा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्सॉन भी पेट्रोल में आती है, आपका वेन्यू भी है, बहुत सारी गाड़ियाँ पेट्रोल में। बिल्कुल, आपसे बता रहा हूँ। तो आपने बाकी गाड़ियाँ भी देखी थी या फिर इसको देखते ही इस पर मन आ गया? नहीं, दिस वॉज द लास्ट। हाँ। तो मैंने जैसे पहले देखी थी, जब मैंने शुरुआत करी थी तो वैगन से करी थी। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि XUV में ही जाना था, शुरुआत वैगन से करी थी। पर बाद में ऐसा था कि जैसे मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती थी पहले, तो मैंने एक तो ऑटोमेटिक लेनी थी और दूसरा मेरा 2 ही मेन क्राइटेरिया था। एक ऑटोमेटिक होनी चाहिए और दूसरी थोड़ी सेफ़ होनी चाहिए कि कहीं पे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो थोड़ा सेफ़ और सिक्योर फील करें। बस यही 2 क्राइटेरिया थे और उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया नहीं थे। अच्छा। तो हाँ, अब वैसे जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली कि सुजुकी की जो ब्रेजा है, तो जैसे मेरे घर पे भी एक स्विफ्ट है भैया के पास, तो उनका भी ये था कि यार महिंद्रा की गाड़ी है, एवरेज नहीं आएगा, या फिर आप मारुति की गाड़ी ले लो, पार्ट्स कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो एक कंसेप्शन बना हुआ है। बट मेरा, क्योंकि एक तो मैं NCR में रहता हूँ, तो पार्ट्स की या इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं है। नहीं तो कभी भी कश्मीरी गेट जा सकते हो आप, सारे पार्ट मिल जाएंगे। सारा कोई मिलता है। ठीक है। नहीं, अब तो एक बूडमो करके ऐप भी आ गई है। नहीं, वो बोडोमो से भी ले सकते हो, बट जैसे मेरे को पहली तो बात महिंद्रा के साथ में हाँ, बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। फिर दूसरा, लोग बोलते हैं कि जैसे आप कहीं रास्ते में गाँव में कहीं अटक गए, तो मेरे ऐसी ड्राइविंग ऐसी होती नहीं, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है। तो मुझे पता है कि ज़्यादा अगर मैं चला भी गया तो किसी दिन में 200 किलोमीटर, तो इतनी कोई मेरी लंबी राइड भी नहीं है। मोस्टली सिटी कि जैसे मैं नोएडा से गुड़गांव जा रहा हूँ या गुड़गांव से नोएडा आ रहा हूँ, तो सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा ये था। और उसमें मेरे को ये था कि एक ऑटोमेटिक होनी चाहिए और एक थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप देख रहे थे तो जैसे इसका डीजल में भी AMT आता है, तो डीजल मतलब ना लेने के पीछे लाइफ और रनिंग था या कुछ और भी था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल ये था कि दिल्ली में अभी वो वैसा चल रहा था कि आप पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हो और डीजल रख सकते हो, डीजल गाड़ी 10 साल रख सकते हो। हाँ, बस यही एक रीज़न था और कोई रीज़न नहीं। और कोई रीज़न नहीं? और कोई रीज़न नहीं, क्योंकि इस गाड़ी में तो और कोई रीज़न नहीं है हमारा। अच्छा, इस गाड़ी में तो आपका क्या कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट में भी 25-30 या 30-35 हज़ार का अंतर है कुल शायद। एक्चुअली मैंने डीजल की कॉस्ट पता नहीं करी थी, बट ऐसा था कि मैंने जब इस गाड़ी को बुक कराया था तो 2 मार्च के आसपास बुक कराया था। तब इसका कॉस्टिंग एक शोरूम 9.94 था और तब उसमें आर्म रेस्ट भी आता था, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता था। बट मेरी जो डिलीवरी जो हुई थी वो अराउंड 4 जुलाई के आसपास हुई है। तब उसमें से आर्म रेस्ट भी हट गया था और इन बिटवीन प्राइस भी बढ़ गए थे। हाँ, प्राइस इंक्रीज हो गया था। तो आई थिंक पोस्ट प्राइस इंक्रीज इसकी एक शोरूम कुछ 10,25,000 के आसपास कुछ हो गया था। फिर इन्होंने बीच में वो इंफोटेनमेंट सिस्टम और आर्मरेस्ट हटा के इसका कॉस्ट विदिन 10 लाख कर दिया था। 10 लाख फिर से। हाँ, तो ऐसा कुछ 9,90,900 ऐसा कुछ 99 का। अच्छा, आपका इस गाड़ी का बाइंग, आपने गाड़ी बुक कराने के बाद आपको कितने दिन में लगभग मिल गई?
जैसे आपने बोला मार्च में बुक कराई थी, 2 मार्च को आपको जुलाई में मिली है, तो पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 4 महीने। मैं बोलूँगा ऐसा 4 महीने तो नहीं। मैंने जो इनिशियल गाड़ी बुक कराई थी वो मैंने कराई थी लॉन्चिंग कलर रेड, पर उसके बाद कोविड वाला सीन हो गया था। फिर फैमिली में किसी ने एडवाइस किया कि नहीं रेड से वाइट पे आ जाओ, इवन तो मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा। बट मम्मी ने और किसी ने एडवाइस किया था तो फिर हमने वाइट पे किया था। तो 2 महीने बाद आई थिंक मई के अंदर मैंने कलर चेंज किया था, मई या जून में मैंने कलर चेंज किया था। तो आई थिंक सेक्टर 63 पे जो भारती जी हैं उनके थ्रू मैंने ली थी कॉन्सेप्ट महिंद्रा से। तो फिर मेरा कलर चेंज हुआ था, उसके बाद वाइट कलर लिया था। तो आई थिंक वो कोविड की वजह से हो गया था, अदरवाइज़ उन्होंने मेरे को प्रॉमिस 2 महीने किया था। 2 महीने नहीं तो 3 महीने में डिलीवर कर देते। मतलब हाँ। अच्छा, आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस? बाइंग एक्सपीरियंस आई पर्सनली से मेरा अच्छा रहा। सेक्टर 63 में भारती जी हैं और एक ललिन करके एक बंदे हैं। तो ललिन जो थे वो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। तो मोस्टली जैसे मेरा एक फ्रेंड है, जब हम गाड़ी ले रहे थे तो जनरली हमारा ये एक्सपीरियंस था कि हम गाड़ी घर पे डिलीवर कराएंगे, मतलब वहाँ जाएंगे नहीं। और मेरा एक फ्रेंड है अरुण, तो उसने भी मेरे को एडवाइस किया था। बट फिर एक दिन खाली बैठे हुए थे, तो जैसे सबसे पहले तो क्योंकि सेक्टर 62 में सारे शोरूम वहीं हैं, सारे यहाँ पास सारे पास में हैं। तो जैसे मैं एक दिन गया था दिन में, मतलब वही 11-12 बजे के आसपास निकला था, 5-6 बजे तक घूम के आया। तब तक मैं सारे शोरूम विजिट करके आ गया, सारी गाड़ियाँ पर्सनली देख के आ गया। इवन सोनेट भी देखी थी मैंने, नई वाली जो आई थी अपनी निसान की और इसकी मैग्नाइट वो भी देखी थी। ऑब्वियसली ब्रेजा तो आदमी देखता ही है, ब्रेजा तो ठीक है, सेगमेंट में लेगा तो देखेगा ही। वेन्यू भी आदमी जाके प्रेफर करता है। तो उस टाइम जब मैंने शुरू में देखा था, तो एक चीज़ मुझे इसकी जो अच्छी लगी थी, इसमें डुअल टोन में केबिन है। हाँ, आपको डुअल टोन। हाँ। और जब आप किसी शोरूम पे जाते हो ना, तो आपको हमेशा टॉप मॉडल दिखाते हैं। हाँ, ठीक है, उनकी आदत है। हाँ, तो टॉप मॉडल अगर आप देखोगे, चाहे वेन्यू का देखोगे या इवन सोनेट का देखोगे, तो जो जीटी लाइन कलर है, हाँ ब्लैक कलर है। तो मुझे नो डाउट आपको उसका बहुत अच्छा लगेगा, सोनेट का या उसका देखोगे अंदर से जो टॉप मॉडल है। जो मैं इंटीरियर की और उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा। बट मुझे वेन्यू का इतना अच्छा नहीं लगा, माइट भी ब्लैक कलर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, बट जस्ट चॉइस। तो फिर मेरे को इसका जो मैंने टॉप मॉडल देखा था, रेड कलर में ही मैंने देखा था। और मैं उसके लिए सेक्टर 2 में गया था, कॉन्सेप्ट का जो वहाँ पे गाड़ी रखी हुई थी। अच्छा। हाँ, मैंने प्रॉपर वो सेक्टर 2 का पूरा गाड़ी का मैंने वीडियो देखा और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। तो रेड और अंदर का जो टॉप मॉडल था वाइट कलर के, वो तो उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब रही बात एक्सपीरियंस की, सेक्टर 2 पे मतलब सेक्टर 63 में भारती जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। नो डाउट मैंने गाड़ी बुक करा ली, उन्होंने मेरे को कुछ डील भी ऑफर करी थी। तो दैट वाज बेस्ट डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। बट एक चीज़ जो थी वो ये थी कि इसमें कुछ इंसिडेंट चार्जेस जो थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबको अप्लाई कर, सबको लगाते हैं। हाँ सब। तो मैंने बुक कर ली थी, उसके बाद मुझे पता चला था कि यार ये चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे। तो मैंने बात करी थी, तो भारती जी ने बोला कि हम आपके लिए 50% कर देते या जो भी कर देते। बट फिर मैंने ऊपर बात करके उसको वेव ऑफ करा दिया था कंप्लीटली वेव ऑफ हो गए थे। चलिए, आप लकी पर्सन आपके हो गए थे। नहीं, वो काफ़ी इवन जो GM साहब थे, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। मैंने बोला था कि अच्छा राजकुमार भाई, आपने ये गाड़ी ली थी तो इसके बाद कुछ आपने इसमें आफ्टर मार्केट काम भी कराया है? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस और जो मैं एक्सेसरीज का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा था। पहले मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मैं महिंद्रा की सारी एक्सेसरीज लगवाऊँ। बट जब मैं वहाँ गया था तो उनकी सर्विस भी अच्छी नहीं थी और प्राइजेस भी मतलब ज़्यादा थे। प्राइजेस तो फिर भी मैं एडजस्ट कर लेता, बट द वे दे वर डीलिंग वाज नॉट क्वाइट गुड। तो देन मैं गया था, गाड़ी के वो जो प्रीमियम वाले जो कवर लगते हैं, हाँ, वो लगवाने गया था। मैं उनका पेमेंट भी करने को रेडी था, बट दे हैव ऑफर्ड मी डिफेक्टिव पीस। ओह हाँ, एंड लाइक एवरीवन इज स्मार्ट बट दे वर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। सो देन आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट ऑप्ट एनी एसेसरीज फ्रॉम देयर। एंड फिर मैं उसके बाद एक दिन शादी में गुड़गांव जा रहा था, तो करोल बाग से आते हुए मैंने सारा फिटमेंट करोल बाग से करवाया। बट अगेन यही है कि करोल बाग में आपकी जान पहचान होनी चाहिए, या फिर आपको थोड़ा पता होना चाहिए थोड़ा, मार्केट बहुत बड़ी है और भीड़ इतनी होती है कि आप मतलब जाके नहीं भीड़ करना मुश्किल हो जाता है। सर्च भी कर लोगे वो सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे जाओगे तो आपको 5 लोग खींचने वाले मिलेंगे। सर आइए, मैं लगवा देता हूँ। मगर सिर्फ ये है कि अगर जैसे कोई चीज़ आप सपोज करो कि अपन तो क्या नोएडा में रहते हैं, कभी भी जा सकते हैं, राइट, या इस सैटरडे नहीं तो अगले सैटरडे चले गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मगर कोई ये वीडियो देख के अगर कोई बंदा बाहर से आने की सोच रहा है
तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि भाई है ना, अगर प्रॉब्लम आ गई किसी एक्सेसरीज में, हाँ भैया अपनी लोकल मार्केट में लगवा, हाँ, इससे कल को सर्विस मिल जाए, सर्विस मिल जाए। क्योंकि है ना, होता क्या, जैसे मेरा तो क्या गुड़गांव जाने का रहता है ट्रिप, तो जैसे मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मैंने लगवाया था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी जस्ट 15 दिन बाद, 15 दिन में ही प्रॉब्लम आ गई थी। अब या तो मेरी पहली गाड़ी है, मुझे पता नहीं उसमें ऑटो रिसेट हो गया या जो भी है, तो मेरे को लगा कि वो ख़राब हो गया। इवन जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने रिप्लेस भी करने की कोशिश करी, बट जैसे मैं पहले 7D मेट लेके आया था तो उसमें वाइट थ्रेडिंग थी, जबकि मैंने रेड थ्रेडिंग में वो काम करवाया है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप वापस आ जाना, हम चेंज कर देंगे। मगर अगर आप कहीं 200 किलोमीटर से आ रहे हो तो आपको वहाँ जाने में ही उतना पैसा खर्च हो जाएगा जितने की मेट नहीं है। हाँ, तो अगर आपका ऑन द वे पड़ता है, आपकी कन्वीनियंस पे है, तो आप जाके लेके आ सकते हो। बट मेरे हिसाब से कोरोल बाग इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव। में क्या सीट कवर लगवाए हैं, मैटिंग लगवाई है, स्टूडियो का आपने स्टॉक वाला निकाल के आपने टच वाला लगवा दिया है। जो मैंने जो डील ली थी गाड़ी में, उसमें मेरे को जो मिला था वो बताता हूँ। मेरी 9,99,990 एक शोरूम प्राइस थी और मेरी डिलीवरी हुई थी 11,08,000 रुपये में, जिसमें मेरा इंश्योरेंस भी था और उसके अलावा कुछ एसेसरीज मैंने एज ए नेगोशिएशन ली थी। एसेसरीज में था, एक तो मैंने रियर कैमरा फिट करवाया था ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा मैंने एक 2,500 रुपये का जो ब्लेजर का हैंगर होता है वो लिया था। रेन वाइजर लिए थे और एक कंपनी के जो डोर मेट जो मेट आती है, फ्लोर मेट, हाँ, तो ऐसे करके कुछ मेरा 12-15 हज़ार रुपये का एसेसरीज था, वो उस डील में था। बट जब मैंने वहाँ करोल बाग गया था और मेरे दोस्त और भी साथ में थे, तो हमने पूरा ही वो चेंज कर दिया। हाँ, मैं सोच के तो गया था कि केवल है ना केवल एक बेसिक मिनिमम चीज़ें ही लगवाऊंगा, बट जब वहाँ जाते हैं तो फिर आदमी की जेब से जब पैसा सोचता है आया वहाँ तो यही लगवा लो, हाँ कि यही लगवा लो, यही लगवा लो, यही लगवा लो, तो ऐसे करके। बट बेसिक मैंने फिर भी मैं बता देता हूँ क्या किया। सबसे पहले तो क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है, मुझे GPS का चाहिए था, तो मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया, सबसे प्राइम। दूसरा मेरी ओपन पार्किंग है, तो मैंने एक कवर लिया था, तो अच्छा सा कवर लिया था मैंने, वही 2-2.5 हज़ार रुपये का कुछ ऐसा था। उसके बाद मैंने, आप ये देख रहे होंगे, ये जो मतलब आगे का जो बम्पर है, तो ये बम्पर लगवाया था। आई थिंक इसका अगर आप महिंद्रा एक्सेसरीज से लेते हो तो कुछ 12,000 रुपये, 12,500 का कुछ, हाँ। मेरे को ये आगे और पीछे के 6,500 रुपये के पड़े थे, 6,400 इवन। अच्छा, हाँ। सिमिलरली जैसे सीट कवर थे, मैंने बकेट फिटिंग कराया था, तो वो बकेट फिटिंग सीट कवर प्लस उसका जो स्टीयरिंग पे जो कवर करवाते हैं, हाँ, तो वो जो सबसे बेस्ट प्रीमियम था वो मेरे को 7,000 के में मेरे को डील मिल गई थी। हाँ, वो डील मिल गई। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि पार्सल ट्रे, मैं चाहता था कि पार्सल ट्रे जैसे मैं वहीं से ले लूँ पहले एसेसरीज का, तो वहाँ पे 1,600 रुपये से वो कुछ कम नहीं कर रहे थे। मेरे को 800 रुपीज़ में, मैंने आपको बताई थी कितनी वो ट्रे थी, हाँ, 800 रुपीज़ में अच्छी वाली मेरे को ट्रे मिल गई। उसके अलावा जैसे स्किड प्लेट होती है वही 500 रुपीज़ की, फिर मड फ्लैप या इस टाइप की जो छोटी मोटी एसेसरीज होती है, और एक मैंने जो वैक्यूम क्लीनर कम जो टायर इन्फ्लेटर होता है वो लिया था। उसके अलावा जैसे आप नीचे जब बूट के अंदर जो वो बिछाते हैं प्लास्टिक की एक वो आती है, हाँ, शीट लगाते हैं, पानी वगैरह अंदर ना जाए, हाँ, गिर जाए तो वो प्रॉपर इसी के नए साइज़ की आती है, तो मैंने वो भी ली थी। तो ऐसे करके जो बेसिक, और बाकी तो कुशन है और वो इसके साथ है, वो सारी चीज़ें तो ही हैं, बट बेसिक जो जितना एक होता है वो मैंने सारा करवा लिया। चलिए बढ़िया है भाई साहब, तो होप आपकी गाड़ी ऐसे ही अच्छी चलती है जैसे आप चला रहे हो। अच्छा, इसको आप हाईवे पे लेके गए कहीं? मैं बोलूँगा हाईवे पे गाड़ी ज़रूर गई है, हाँ। बट मैंने ड्राइव नहीं किया है। अच्छा, हाँ, मेरे जो रिलेटिव हैं साड़ू भाई, तो हम कोटा गए थे, मतलब इसको लेने के हमने 4 तारीख को ली थी और हमने 9 तारीख को हम सबसे पहले गए थे यहाँ पे यूपी में एक जगह है राजघाट करके, नरोला के पास। अच्छा, हाँ, तो पहले तो हम वहाँ गंगा जी के वहाँ गए थे, कुछ फंक्शन कुछ काम था उससे, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर हम गए थे कोटा। तो ये गाड़ी हम लेके गए थे और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये है कि हाँ, इसका जो एक जो दिक्कत है वो है कि फ्यूल इकोनॉमी, तो वो तो हमारे दिमाग में पहले से पहले से माइंडसेट था कि हाँ, क्या कोई इसका एवरेज तो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, इवन वो क्लेम करते हैं कि 15 के आसपास का, 16 का एक्सप्रेस का कम क्लेम करते हैं पेट्रोल में। हाँ, बट मुझे ये था कि बस 10 से 12 के बीच में जो भी मिलेगा, 10-12 मिल जाएगा तो आपके लिए उतना। हाँ, और मैं मेंटली उतने में हाँ, अगर मेरी जैसे साल की गाड़ी 25,000 किलोमीटर चलती है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट मैं अगर फ्यूल डलवाता हूँ तो उसका जो डिफरेंस आएगा, तो मेरे को कोई इतना भी वो नहीं है कि 25,000 किलोमीटर अगर चल भी गई और कोई डिफरेंस आया तो ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मेरे को सेफ्टी का वो देखना था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं हाईवे पे भी गया तो प्रोबेबिलिटी बचनी चाहिए कि
हम रहे तो दूसरी ले लेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता हम 8 किलोमीटर एवरेज वाली गाड़ी भी अफोर्ड कर पाएंगे। सही बात। तो मेन चीज़ वही थी मेरी, और कोई इतनी ज़्यादा वो डिमांड नहीं थी। चलिए तो रिव्यू को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो ये राजकुमार भाई थे जिन्होंने XUV 300 ली है। और एक फीचर में मेंशन करना भूल गया था। हाँ जी बोलिए। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में सनरूफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इवन क्योंकि मेरी भी नहीं लिया था, पर मुझे लगा था कि शायद अच्छी नहीं है। मगर जब आपके पास एक्चुअली, मुझे भी शुरू में लगा था कि इट्स अ यूजलेस फीचर, बट क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक लेनी थी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक में सनरूफ आती है। तो पहले वो मेरे लिए वो इतना फीचर नहीं था। गाड़ी इवन जब मैंने परचेज़ कर ली थी उसके बाद भी इतना नहीं था। बट क्योंकि जैसे मेरे जो बच्चे हैं तो दे रियली एंजॉय इट। नहीं आपको सनरूफ, हम लोग सनरूफ का मतलब गलत निकालते हैं। हाँ, हम सनरूफ का मतलब निकालते हैं कि सनरूफ खोल के हम गाड़ी में से बाहर खड़े होंगे। हाँ। सनरूफ उसके लिए नहीं है। सनरूफ जो एक्चुअल में है, और दूसरा मैं वही बताने वाला था कि आपने खाली ब्लाइंड खोल दो, राइट। वो बहुत यूजफुल फीचर है, बहुत यूजफुल फीचर है। किसी से बात करनी है दिन में, जैसे अभी छाया में खड़े हो, आपने ब्लाइंड खोल दिया तो एटलीस्ट आपको एक अच्छी रोशनी मिल जाती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप स्मोक करते हैं, अगर नहीं, मैं नहीं करते, अच्छी बात है। लेकिन स्मोक करने वाला है जो, वो क्या करता है, विंडो नीचे करता है। राइट, विंडो नीचे करते तो विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आता है। करेक्ट। जो केबिन में नॉइज आता है वो अवॉइड कर सकते हो आप इसकी वजह से। सनरूफ को थोड़ा सा पीछे की साइड से उठा दो वेंटिलेशन के लिए, आपका वेंटिलेशन भी हो जाएगा, स्मोक बाहर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करूँगा वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं और राजकुमार भाई दोनों लोग कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज का प्रॉपर आंसर दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू।